हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जोर तरीके से करूंगा। मैं आप चाहता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूं बेटा। सो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ वन शॉट ऑफ एएस नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और बहुत ही आसान सा आप लोगों के पास में ये वाला एएस है। इस पर्टिकुलर एएस की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 4 to 7 मार्क्स तक का वेटेज कह सकते हैं। एंड इस स्टैंडर्ड का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, या वो आपको एमसीक्यूज केस स्टडीज में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। जो भी नोट्स होंगे ना वो आप लोगों को अवेलेबल होंगे बेटा। इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा सी इंटर द्रोणा बैच का, वो फ्री बैच है। उसके अंदर में जाइए और वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे इन सभी वन शॉट्स के, चाहे वो विदाउट एनोटेटेड है, विद एनोटेटेड है। ठीक है ना। एंड एक बात और है कि आप लोगों का फायदा बेटा कब होगा, जब अपने एंड पे इस वीडियो के बाद अपने एंड पे क्वेश्चंस को खुद अपने एंड पे जरूर सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने एंड पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी होता है। हाँ, जो थ्योरेटिकल एएस होते हैं वहाँ पे अपने एंड पे सिर्फ आप लोगों को मैं बोलूँगा रीड करने की जरूरत है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती कि बहुत सारे क्वेश्चन लिख के देखें, बट अपने एंड पे जरूर आप लोगों को देखना जरूरी होता है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। ठीक है ना। तो वो बहुत जरूरी है, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हम जरूर अपने पास में देखेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे वन शॉट्स अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगी। एंड जो आप लोगों के पास में बेटा इवन जो मैराथन वीडियोस वगैरह भी होते हैं ना, और बाकी केस स्टडी वीडियोस है, उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा, ताकि अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं बेटा रिवीजन ऑफ दिस इज वन शॉट ऑफ एएस नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड जो आ रहा है ना, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सबसे पहले सवाल उठ के आता है, ये स्टैंडर्ड में बताने क्या जा रहा है। तो बेटा ये स्टैंड हम लोगों को बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होता है। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं, हमने किसी को गुड्स बेचे उधार पे, तो मेंटी क्या बोलते हैं, डेटर टू सेल। आप अमाउंट भी डाल देते हो, पर मेन पॉइंट यह आता है वो किस दिन पे एंट्री डलेगी। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टांसेस, जिसकी वजह से आप लोगों के पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन को अगर हम बोले तो एंटिटी टू एंटिटी जो है वो अपने पास में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर किसी को रेवेन्यू अपने पास जानबूझ के दिखाना है ज्यादा, जिससे ऑब्वियसली आपके पास प्रॉफिट वगैरह बुक होता है आपके पास, तो आप ईयर एंड से पहले चाहे कंडीशन मीट नहीं हो रही, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हो या आप डेफर कर देते हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड आ रहा है जो हमें बताने जा रहा है कब वो कंडीशन पूरी होगी कि आप अपना एक्चुअली में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है ना। तो एक मेन आपके पास स्टैंडर्ड यहाँ पे आता है, बट ये स्टैंडर्ड एक जनरल स्टैंडर्ड है। जनरल का मतलब, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए स्पेसिफिकली आपके पास एएस दे रखे हो, तो उन ट्रांजेक्शन के लिए वो एएस लग जाते हैं। तो एक बार के लिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो एएस 9 बेटा डील किससे करता है, बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिकॉग्निशन का मतलब टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना। स्कोप, तीन चीजें स्टैंडर्ड कवर करते हैं। एक आता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स बेच रहे हो, अभी एक एक करके बात करेंगे। एक होता है आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। और एक है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, जो अलग से आपको स्पेशली बताया गया। फिर आते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड कहां कहां लागू नहीं हो रहा है, किन किन केस में। तो कहते हैं जिन जिन के लिए अलग से आपके पास स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जिन ट्रांजेक्शन को कवर करेंगे। लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो बेटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, हमारे पास में अलग से एएस नंबर 7 है जो बताता है। ठीक है ना। हायर परचेज लीज एग्रीमेंट के लिए एएस 19 है। गवर्नमेंट से जब ग्रांट मिलती है तो उसके लिए एएस नंबर 12 है। या इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग से आपके बताए गए नियम कि वो अपने पास रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड, तो इसलिए इन पे अपने पास में एएस 9 नहीं लगता है। इन पे एएस 9 नहीं लगता है स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे, स्पेसिफिक कंपनी को। फिर आते हैं कुछ और भी एग्जांपल स्कोप एक्सक्लूजन के। अगेन ये पता होना चाहिए फॉर योर एमसीक्यू पर्पस। कुछ और एग्जांपल्स ये कि जहां पर में एएस नंबर 9 नहीं लगता, जैसे रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, कहता है जी रिलाइज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। जब अपने फिक्स एसेट को मान लो मशीनरी को बेच रहे हो, तो उस पर बेचने में जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, वो हम एएस 10 में पढ़ते हैं। ठीक है ना। रिलाइज गेन। फिर अंडरलाइज गेन ऑन होल्डिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट। आपकी मशीनरी 1 लाख की है, आप उसको रीवैल्यू करके 1,20,000 पे लेके जा रहे हैं, तो वो एएस 10 बताता है ना, वो रीवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह में लेके जाना है, तो वो इसको कवर नहीं करता। वो रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड दैट एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है ना। फिर लाइज या अनलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, और जो भी ट्रांसलेशन होता है, तो वो एएस 11 बताता है कि जब फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आता है, तो उस समय जो भी आपके पास चेंज आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। तो ये उसने कुछ और चीजों को एक्सक्लूड किया। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि भाई रेवेन्यू में क्या आता है, फिर साथ के साथ में हमारा स्टैंडर्ड क्या क्या पॉइंट्स बोलता है। सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब क्या है, तो हम कहते हैं जी रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो। ग्रॉस में कितना इनफ्लो हो रहा है किस चीज का, या कैश मतलब नगद बेच रहे हो, या रिसीवेबल आप उधार पे देते हो, या अदर कंसिडरेशन। किसमें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में ऑफ एंटरप्राइज किससे आ रहा है, या तो आप गुड्स बेचते हो, या आप सर्विसेज दे रहे हो, या बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज, जिससे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड की इनकम आती है। अब जैसे इंटरेस्ट की इनकम क्या आती है, आप किसी को लोन दे रहे हो, आप बैंक में एफडी करा तो इंटरेस्ट आएगा।
रॉयल्टी इनकम आपके पास आती है, ठीक है ना, आपने बेसिकली आप ऑथर वगैरह तो आपको रॉयल्टी मिलती है बुक्स वगैरह के ऊपर, या अगर हम बोलते हैं डिविडेंड की इनकम आती है अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उनके बारे में आपको बताएगा साथ में। गुड्स सर्विसेज और इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड। एक छोटी सी एक्सेप्शन डाल दी, क्या डाल दी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किस चीज की मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं नॉर्मली जो होता है रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो, बट कहते हैं एक केस में दैट इज एजेंसी रिलेशनशिप के केस में, किसमें, एजेंसी रिलेशनशिप के केस में कहते हैं रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ द कमीशन एंड नॉट द ग्रॉस इनफ्लो। भाई मैंने कोई अगर एजेंट हायर किया, मान लो मैंने फॉरेन से गुड्स मंगाए, इंपोर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, वहां पर मैं कस्टम हाउसिंग एजेंट को अपॉइंट करता हूँ जो सारी मेरी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, ठीक है जी, मेरे भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करेगा, मेरे गुड्स को रिलीज करा के मेरे तक भेज देगा। अब वो सारी कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो उसने सारी पे करी, मान लो 50,000 है और 10,000 वो मेरे से अपने काम की कमीशन ले रहा है, तो मैं उसको 60,000 दूंगा। सवाल उठा उसका रेवेन्यू क्या है, क्या 60,000 जो उसे टोटल में मेरे से पैसा मिल रहा है या 10,000 जो उसकी कमीशन है। तो वो कहता है एजेंसी रिलेशनशिप में, एजेंसी रिलेशनशिप व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एजेंट, तो उस केस के अंदर में जो आपका रेवेन्यू है दैट इज ओनली द अमाउंट ऑफ द कमीशन, ना कि जो एक्चुअल में टोटल मिल रहा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन पेमेंट जिसके आपको रीइंबर्समेंट हो रही है, तो वो रेवेन्यू नहीं है। साथ में हमें कहा गया बेटा रेवेन्यू के समय ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट जो होता है डिडक्ट किया जाता है वाइल डिटरमिनिंग द रेवेन्यू। तो अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है या वॉल्यूम रिबेट है, मतलब ज्यादा खरीदने में जो डिस्काउंट हो रहा है वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता, उसे डिडक्ट किया जाता है। बचपन से भी ये सीखते जा रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिबेट को कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते ना, AS9 ये बात बोलते हैं। साथ में एक और चीज़ है बेटा, अगर मान लीजिए किसी ने किसी को गुड्स बेचे 10,000 के, प्लस उसने GST चार्ज किया लेट से 18%, तो उसके पास टोटल में तो 11,800 आएंगे, पर रेवेन्यू कितना होगा सर, रेवेन्यू होगा 10,000, क्योंकि जो मैं GST कलेक्ट कर रहा हूं वो तो ऑब्वियसली मैंने गवर्नमेंट को देना ना, तो वो ऑब्वियसली बात है जो GST कलेक्ट किया जा रहा है दैट इज नॉट माय रेवेन्यू, दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर बिकॉज दैट आई हैव टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो वो मेरा रेवेन्यू का पार्ट कभी नहीं होता। तो GST नहीं होता, कोई ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिबेट दे रहा हो ये नहीं होता, ठीक है ना। फिर आती है मेरे प्यारे बच्चों कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन, कौन कौन सी कंडीशंस है पूरे होने पे जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो 3 भागों में बांटा गया, गुड्स सर्विसेज और अदर। तो सबसे पहले बात आती है गुड्स, अगर आप गुड्स बेचते हो तो कहते हैं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हो रहे हो, सेलर ऑफ द गुड्स ने ट्रांसफर कर दिया बायर को द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, एंड सेलर का कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गुड्स के ऊपर नहीं है। तो उसने साफ बोला कि जो ओनरशिप है गुड्स को दे दी या रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गए, जनरली हम बोलते हैं ना भाई इनवॉइस रेज कर दिया या हम बोलते हैं डिलीवरी दे दी गुड्स की, तो ऑब्वियसली रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे को चलेगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, सारे फायदे नुकसान अब उसके हैं, मैंने उसको डिलीवर कर दिया या इनवॉइस रेज कर दिया, तो वो आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरे को चलेगी, प्रॉपर्टी इन द गुड्स दूसरे को चलेगी, एंड अब सेलर का जिसने बेचे है उसका कोई गुड्स पे कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल अब नहीं है, अब हमारा कंट्रोल नहीं है, बायर की जिम्मेवारी है उस गुड्स की, ठीक है ना। और फिर एक आता है नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, भाई कितने अमाउंट पे बेचा है वो सर्टेन है, मतलब उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है मतलब सर्टेन है, तो आपके पास में उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कंसिडरेशन में लेके। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दिए या रिस्क एंड रिवॉर्ड चला गया, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है एंड कोई अनसर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आता है सर्विसेज, बेटा क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सर्विसेज के केस में क्या होता है, वो कहता है जैसे गुड्स में प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर कर दी, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं, ऐसे ही सर्विस में क्या होगा कि सर्विस आपने परफॉर्म कर दिया एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, या तो हो सकता है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या हो सकता है प्रोपोर्शनल। अब कई सर्विस होती है जहां कंप्लीटेड है, भाई पूरा काम कर दोगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, जैसे कि आप मशीनरी की इंस्टॉलेशन करा रहे हो या कोई रिपेयर की सर्विस करा, या प्रोपोर्शनल भाई टुकड़ों में, मान लो वेबसाइट किसी से बनवा रहे हो तो फेजेस में बनवा रहे हो, जितने परसेंटेज के हिसाब से जितना इतना परसेंट काम हो गया तो उसके हिसाब से, तो वो यहाँ पे बोलते हैं कंप्लीटेड भी हो सकता है प्रोपोर्शनल भी, उसके 2 तरीके देता है, ठीक है ना, पर सर्विस परफॉर्म कर दी गई। और दूसरी कंडीशन सेम है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, मतलब अमाउंट आपके पास पता है कि क्या कंसिडरेशन का अमाउंट है। तीसरा आता है अदर्स वाला केस विच इज इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड, बेटा इंटरेस्ट की इनकम सिंपल होती है, बचपन से निकालते आ रहे हो P/R/T, तो वो यही बोलता है टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे लेना है, टेकिंग अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड रेट एप्लीकेबल, तो अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए। रॉयल्टी की इनकम किस पे करनी है, एक्रूअल बेसिस पे, एग्रीमेंट के हिसाब से, दैट इज व्हेन द कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड। सिंपल बात है, मैंने बुक लिखी, मैंने पब्लिशर को दी, अब वो बुक अपने पास में बेच रहा है, उसके साथ मेरी रॉयल्टी जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी, जितनी वो बुक्स बेचेगा। अब उसने अगर मान लीजिए 5,000 कॉपीज बुक की बेच दी तो मेरी रॉयल्टी उतनी बन जाएगी इनकम, तो मैं इनकम का ऐसे रिकॉर्ड करूंगा एक्रूअल बेस पे, जो कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखे जैसी वो कंप्लाई हो जाएगी। और तीसरा होता है डिविडेंड की इनकम, डिविडेंड की इनकम कहते हैं व्हेन द ओनर राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज वो कहता है कब, फाइनल डिविडेंड के केस में जिस दिन वो AGM में डिक्लेयर हो रहा है, इंटरिम के केस में जिस दिन वो बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हो रहा है। सिंपल टू से, जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस दिन शेयर होल्डर अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकता है,
तो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, जिस दिन वो कंपनी अपने पास में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस दिन मेरा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि जब तक उसने डिक्लेयर नहीं किया तब तक मैं उससे जाके कह नहीं सकता ना, अच्छा तुमने प्रॉफिट कमाया लाओ मेरा डिविडेंड। वो डिक्लेयर करेंगे तब मेरा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होगा, इसलिए मैं इनकम तब रिकॉर्ड करूंगा। फाइनल डिविडेंड कब होता है? एजीएम में डिक्लेयर। इंटरिम डिविडेंड की पावर बोर्ड मीटिंग के पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है ना। जनरल कंडीशन वही है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग द मेजरेबिलिटी या कलेक्टेबिलिटी। कलेक्टेबिलिटी को लेकर मैं और बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ना कॉमन पॉइंट दे रखा है हमारा स्टैंडर्ड में, वो कहता है अगर एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम, कहता है जिस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हो, अगर उस दिन ही आपको ये डाउट है, उस दिन ही आपको ये डाउट है कि पार्टी से पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब आपको अनसर्टेन है, कलेक्शन नहीं लग रही है कि आपको मिलेंगे, कि आपको पार्टी से पैसे नहीं मिलने, अगर उसी दिन डाउट है जिस दिन आप रेवेन्यू की एंट्री डालने जा रहे हो, तो कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड ही मत करो। कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दो टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना। रेवेन्यू रिकॉर्ड तो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन अगर उसी दिन है जिस दिन आप क्लेम रेज करने जा रहे हो, तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करना, पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन करने का मतलब है आज रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बट कहता है अगर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन बाद में आ रही है सब्सिक्वेंट टू द सेल या रेंटिंग ऑफ सर्विस, मतलब मैंने आज गुड्स भेज दिया, सर्विस दे दी, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा पार्टी से पैसे मिल जाएंगे, तो मैंने रेवेन्यू की एंट्री डाल दी, डेटा टू सेल वगैरह कर दिया, और बाद में जाके अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाके लग रहा है अच्छा यार वो पार्टी पैसे नहीं देगी, तो क्या मैं अब आपको रेवेन्यू कम करूंगा? वो कहता नहीं, कहता है अब आपने क्या करना है, प्रोविजन बनानी है किताबों में, या एक्चुअल बैड डेट ही कर दो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, रादर कि आप रेवेन्यू को कम करो। यही आप बचपन सीखते हो कि आप अगर सेल कर देते हो और बाद में जाके लगता है कि पार्टी पैसे नहीं देता, प्रोविजन फॉर बैड डेट ही तुम बनाते हो ना, डाउटफुल डेट, या एक्चुअली में इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेट रिकॉर्ड करते हो, वही कह रहा है कि प्रोविजन बनानी है इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ओरिजिनल रिकॉर्ड, रेवेन्यू कम नहीं करना, प्रोविजन बनानी है। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, अनसर्टेनिटी का लेटर ऑन है तो प्रोविजन बनाना ना कि रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो सेल दिखाई जाएगी, अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देना, ठीक है ना। क्या यहाँ तक बात समझ आई है? क्या यहाँ तक कुछ बात समझ आई है? ठीक है ना। मैं इसी से रिलेटेड अभी मैं पॉइंट्स और बताने हैं, मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, 2-3, मतलब मैं साथ साथ करता जाऊंगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 देखो, स्टडी मैट का है, जिगैटो, हाँ जिगैटो मतलब जोमेटो, मैं सिंपल सी बात करूँ, एक फूड डिलीवरी बिजनेस चलाते हैं, ठीक है ना। एग्रीमेंट के हिसाब से जिगैटो अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो ऑर्डर करते हैं फूड फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट, हम लोग स्विगी जोमेटो पे यही करते हैं बैठ के, ठीक है ना, कि हम ऑर्डर कर रहे हैं रेस्टोरेंट से, ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबल है उसका काम का गुड्स को डिलीवर करना स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, भाई आधे घंटे में, पौने घंटे में, वो जिम्मेवारी है जोमेटो की, गुड्स अपने पास में जो अपने पास फूड है वो उठाएंगे वहाँ से रेस्टोरेंट से और हमें घर पर डिलीवर कर देंगे। इस पर्टिकुलर ईयर में उनको पैसा जो ऑर्डर्स पे मिला वो कितना मिला? टोटल प्राइस फूड आइटम का 200 लाख, डिलीवरी के चार्जेस 60 लाख और जीएसटी 40 लाख, टोटल में 300 लाख है। इनको 300 लाख मिले फ्रॉम द अबव ऑर्डर कस्टमर से, एंड ऑर्डर्स वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन द स्टिपुलेटेड, और ऑर्डर टाइम पे आपको दे दिया। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा रेस्टोरेंट और कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जिगैटो? तो बेटा जो फूड का है वो आपका रेस्टोरेंट का रेवेन्यू है, जो खाने का आ रहा है। जोमेटो का रेवेन्यू इज ओनली डिलीवरी चार्ज, जोमेटो मतलब जिगैटो, यहाँ पे लिखा तो जिगैटो बोल देता हूँ, और ये तो गवर्नमेंट को देना है, तो ये ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू का पार्ट ही नहीं आता, क्योंकि जिगैटो की जिम्मेवारी इज ओनली द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ना कि आपका खाना बनाना। खाना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? आपके पास में रेस्टोरेंट की। तो यहाँ पे वो एक प्रकार से हमारे पास क्या आ रहा है, एजेंट वाली बात है कि हमारी वो जिम्मेवारी नहीं है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर में रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है एसोसिएटेड विद द फूड आइटम जो है वो जिगैटो के पास नहीं है। कस्टमर जब फूड डिलीवर, तो क्या आइटम बनेगी कि नहीं बनेगी वो रेस्टोरेंट की जिम्मेवारी, ना कि जिगैटो की। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर फूड वो जिगैटो का है, वो रेस्टोरेंट की नहीं है। भाई गुड्स डिलीवर करना वो जिगैटो की, ना कि रेस्टोरेंट की। यही लिखा है देयरफॉर रेस्टोरेंट अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड, जिगैटो इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द फूड, ठीक है ना। तो इट कैन, जिगैटो इज लाइक एक्टिंग एज एन एजेंट, ठीक है ना। तो वो रेवेन्यू सिर्फ किसका दिखाएगा? सिर्फ उसी एक्टिविटी का जो कर रहा है। तो रेवेन्यू जिगैटो का कितना है 60, रेवेन्यू रेस्टोरेंट का कितना है 200, और जीएसटी 40 लाख का वो तो गवर्नमेंट को देना है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट ही नहीं है, वो तो रेवेन्यू का पार्ट ही नहीं है। तो मैंने वो तीनों साथ ही लिख दिए थे, ठीक है ना। अगला देखो, जो भी एक पॉइंट बताया था ना उस पर है, एबी गुड्स बेच रहा है सीडी को 1 मार्च को, सीडी को सिग्निफिकेंट कैश फ्लो के इश्यूज है सिंस लास्ट, पिछले कुछ महीनों से, काफी महीनों से उसको कैश फ्लो की दिक्कत चल रही है। वो ट्राई कर रहे टू रेज फंड थ्रू अ बैंक लोन टू बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन। 5 मई को जाके इट इज एबल टू सीक द फंडिंग एंड एक्सपेक्टेड टू एबल टू पे फॉर द गुड्स इन फ्यूचर। 5 मई को जाके उसके हालात ठीक हुए हैं। हमने अपने पास में गुड्स कब बेचे थे? 1 मार्च को। जिस दिन सेल करी थी डिफिकल्ट टू सर्टेन वेदर इट विल बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम सीडी ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब जिस दिन मैंने गुड्स बेचे थे ना
उस दिन हालात उसके बहुत खराब थे, मुझे नहीं लग रहा था मुझे पैसे मिलेंगे, वो तो उसकी 5 मई को जाके बाद में जाके हालात ठीक हुए। मुझे बताओ रेवेन्यू आपके पास कैसे रिकॉर्ड होगा? तो सर रेवेन्यू 1 मार्च को रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन मैं गुड बेच रहा हूँ उस दिन मुझे लग ही नहीं रहा कि पैसे मिलेंगे, उसके हालात खराब है। तो आपके पास AB शुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी रेवेन्यू ऑन 1 मार्च जब तक अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो जाती। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा? ओनली ऑन 5 मई, ओनली ऑन 5 मई। तब तक के लिए ऑब्वियसली वो हमारा एक प्रकार से स्टॉक विद कस्टमर के तौर पे दिख रहा होगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर के तौर। बट हमें मेन जो बताना है वो ये बताना है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब सर जो सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन वो आएगी, क्योंकि जिस दिन हमने गुड बेचे थे उस दिन तो अनसर्टेनिटी है, तो स्टैंडर्ड बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देखो AB ने गुड्स बेचे CD को 1 जनवरी को 2 लाख के। आफ्टर दी सेल वॉज मेड, सेल होने के बाद CD इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज, वो रेज कर रहा है फंड थ्रू बैंक लोन, अनएबल टू डू सो और लिक्विडेशन में चला गया 15 मार्च को। जिस दिन सेल करी थी देयर वाज नो रीजन टू बिलीव कि इट विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द अमाउंट, मतलब जिस दिन गुड्स बेचे तो उस दिन ये डाउट नहीं था कि पैसे नहीं मिलेंगे, उस दिन तो लग रहा था पैसे मिल जाएंगे। वो तो बाय चांस की बात है, बाद में जाके सेल होने के बाद जाके उसके हालात खराब हुए, सेल होने के बाद जाके हालात खराब हुए। तो इसमें क्या करना है सर, जिस दिन सेल कर दी तो उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, और बाद में जाके ऑब्वियसली वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट जैसे हो गया उसने बोला, तो बैड डेट आ जाएगा। तो यही बोल रहे रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू कैसे होगा, क्योंकि जिस दिन बेचे उस दिन तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा ना, उस दिन तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम 1 मार्च जनवरी को बेटा एंट्री डाल देंगे ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, उस दिन एंट्री डाल जाएगी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और बाद में जाके आ जाएगा बैड डेट टू डेटर, बाद में आ जाएगा जाके बैड डेट टू डेटर, तो बाद में जाके होगा, ठीक है ना। वो कब होगा? बाद में जाके होगा, मतलब जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उस दिन तो हमारे को कोई डाउट नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो उस दिन तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर डालेंगे। बाद में जाके क्योंकि डाउट लग रहा है तो हम बाद में जाके अपने पास एंट्री डाल रहे हैं बैड डेट टू डेटर की, ठीक है ना, क्योंकि बाद में जाके आपका हो रहा है। तो AB शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 2 लाख ऑन 1 जनवरी एंड रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। लेटर बाद में जाके वो लिक्विडेशन में चला गया तो हम राइट ऑफ कर देंगे, उतने का लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास जो पॉइंट मैंने आपको सिखाया था ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ और भी स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे करके पॉइंट्स दिए हमारे स्टैंडर्ड ने बेटा, एक एक करके पढ़ते हैं। डिलीवरी इज डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट, इसका मतलब है दुकान पे कस्टमर आया, गुड्स खरीदने की बात हुई, सब कुछ कर गया, उसने बोला जी अच्छा ऐसा अभी ना मेरा कोई काम है और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ कुछ है, तो मैं ना आपसे गुड्स ना थोड़े समय के बाद ले जाऊँगा, वो कह रहा है मुझे डिलीवर लेट कर देना। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हम नॉर्मली बोलते हैं गुड्स डिलीवर कर दिए तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को बाद में लेके जाऊंगा, डिले कर रहे हैं उसके कहने पे, बायर के कहने पे, तो क्या मैं रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करूंगा कि जिस दिन डिलीवर करूंगा? तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर बायर हमें कह रहे हैं तो उस केस में बायर, अगर डिलीवरी हो रही है बायर के रिक्वेस्ट पे डिले एंड बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट द बिलिंग, मतलब अगर उसने टाइटल ही लिया, वगैरह मेरी जिम्मेवारी है तुम रखो, बिलिंग भी उसको रेज कर दी, तो रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड हो जाएगा आज ही, व्हेन एवरी एक्सपेक्टेशन की डिलीवरी होगी, मतलब हमें पूरी उम्मीद है एक तो डिलीवरी होगी, एंड आइटम मस्ट बी ऑन हैंड आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब जो आइटम है तैयार पड़ी है, मतलब उसकी चीज जो तैयार पड़ी है, बस वही कह रहा है थोड़े दिनों बाद ले जाऊंगा, तो मैं अपनी सेल रिकॉर्ड आज ही कर लूंगा, मतलब बिलिंग हो चुका है, टाइटल उसके पास चला गया, हमें पूरी उम्मीद है डिलीवरी हो गया और उसके आइटम रेडी फॉर मेरी तरफ से डिस्पैच के लिए तैयार पड़ी है। वो जैसे बोलेगा, वो 2 दिन बाद बोले, 5 दिन बाद बोले, मेरी तरफ से रेडी फॉर डिस्पैच है, तो मैं अपना रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, काफी बार हम चीज खरीदते हैं और बोलते हैं ऐसा है जी, हम तभी इसको पूरी कंफर्मेशन देंगे, कस्टमर कहते हैं जब आप इंस्टॉल करके दोगे। तो सवाल उठा सेलर अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? बस सिंपल सी बात है, कस्टमर ने क्या बोला है, जब इंस्टॉलेशन कर दोगे तब मैं अपनी तरफ से पैसे देने की बात करूंगा, तब मेरे से कंफर्मेशन आएगी, तो हम भी रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो रेवेन्यू शुड नॉर्मली नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द कस्टमर एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन आर कंप्लीट। जब तक इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक अपने पास में सेलर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज डिलीवरी इज वाज सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, हमने आज किसी को गुड्स दिया और हमने बोला तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, तुम गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो उस केस के अंदर बेटा जब अप्रूवल बेसिस, रिटर्न बेसिस पे गुड्स जा रहे हैं तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा? तो कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते अंटिल गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर, 15 दिन बाद ही उसने बोला आई एक्सेप्टेड द गुड्स, तो तब कर लो। दूसरा, बायर हैज डन एन एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, दिस इज इंप्लाइड कंसेंट, उसने कुछ ऐसा किया विच शोज द एक्सेप्टेंस। मान लो मैंने कहा था कि गुड्स अभी अपने पास कंज्यूम नहीं करने, आगे किसी को नहीं देने, उसने वो कर दिया, तो उसने कम्युनिकेट नहीं किया कि वो एक्सेप्ट करे, बट उसने कुछ ऐसा किया, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया विच शोज द एक्सेप्टेंस, तो उससे पता चल गया। और तीसरा, टाइम पीरियड रिजेक्शन का लैप्स हो गया, 2 महीने खत्म हो गए भाई, उसने रिजेक्ट ही नहीं करे, 2 महीने का समय खत्म हो गया, क्योंकि मैंने 2 महीने बोला था ना एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो 2 महीने बाद वो ऑटोमेटिक अप्रूवल है। पहला है उसने बोला 15 दिन बाद या एक्सेप्टेड द गुड्स, दूसरा उसने कुछ ऐसा किया विच शोज द एक्सेप्टेंस, तीसरा है
रिजेक्शन का समय खत्म हो गया, मान लो वो 2 महीने का पीरियड तक खत्म हो गया, सर 2 महीने फिक्स है नहीं यार, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है ना, ठीक है। अगला है गारंटीड सेल्स। गारंटीड सेल मतलब हम कई बार गुड्स बेचते और बोलते हैं जी आपको गारंटी दी जा रही है 5 साल की, कल को कुछ भी हो गया ना, आप हमसे रिपेयर करवा लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमसे वापस करा जाना, नया पीस ले जाना, ना द प्रॉब्लम कम्स। क्या जब तक वो 5 साल का समय खत्म नहीं होगा, लेट से 5 साल की गारंटी है, तो मैं तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूँगा? कहते नहीं, कहते हैं आपकी कंडीशन मीट हो गया, आप रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लो। हाँ, आप अपने एस्टिमेट के हिसाब से प्रोविजन बना दो, भाई कितने कस्टमर्स आते हैं जिनको आपको रिपेयर वगैरह का खर्चा लगता है, उसकी प्रोविजन बना दो एज पर AS29, वो हमें AS29 बताता है, ठीक है ना। तो वो उसने बोला मुझे, कहता है इन केस ऑफ रिटेल सेल्स ऑफरिंग अ गारंटी ऑफ मनी बैक इफ नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अगर आप सेल्स कर रहे हो जिसमें आप गारंटी इस चीज़ की देते हो, क्या पैसा वापस कर देंगे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज द सेल, सेल रिकॉर्ड कर लो, बट टू मेक अ सुटेबल प्रोविजन फॉर रिटर्न्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। बट अपने पास में क्या करोगे, आप प्रोविजन बना दोगे, किस चीज की, अपने पास प्रोविजन फॉर रिटर्न्स की, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या बना दोगे, प्रोविजन बना दोगे, ठीक है ना बात, यहां तक बात क्लियर हो जाती है? यस सर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है, आप अपने एजेंट को गुड्स दे रहे हो और वो आपके बिहाफ पे आगे बेचेगा। अब लेट से मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ, तो मैंने दिल्ली में कोई एजेंट अपॉइंट किया, मैंने यहाँ से उसे गुड्स भेजे, मैंने भेजे और वो आगे लोगों को बेच रहा है मेरे बिहाफ पे, ठीक है ना, मेरे बिहाफ पे वो आगे दिल्ली में गुड्स को सेल कर रहा है। सवाल उठता है कि मैं अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा, जिस दिन मैंने उसे गुड्स भेजे, जिस दिन मैंने गुड्स उसे भेजे, या वो जब आगे लोगों को सेल करेगा ऑन माय बिहाफ, वो मेरा एजेंट है, देयर इज अ रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट का, दैट इज मैं कंसाइनर कहलाया जाता हूं, वो कंसाइनी, सो दैट्स द कंसाइनमेंट मॉडल। तो यहां में अपने पास एंड बोलता है कि सेल कब रिकॉर्ड करता है कंसाइनर, जब कंसाइनी आगे कस्टमर को बेच रहा है, क्योंकि वो मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे बेच रहा है, उसके पास जितना स्टॉक पड़ा है मेरा ही स्टॉक है जो उसके पास पड़ा है, वो मेरा ही स्टॉक है जो उसके पास पड़ा है, ठीक है ना। तो हम रेवेन्यू तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो आगे ना बेच दे। तो रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी टू द थर्ड पार्टी, वो दिल्ली वाला एजेंट जब आगे बेचेगा ना, तब मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। कैश ऑन डिलीवरी, COD बोलते हैं कई बार, कि अपने पास क्या देंगे, डिलीवरी आप करोगे हम आपको कैश दे देंगे। तो कहता है रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज जब तक कैश नहीं मिल जाता सेलर को या उसके एजेंट को। ऑब्वियसली वो तो अपने पास खुद थोड़ा आता है, वो तो एजेंट को भेज रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉय वगैरह को भेज रहा है। तो वही कह रहे हैं रेवेन्यू तब तक नहीं रिकॉर्ड करते जब तक कैश वगैरह ना मिल जाए, अगर COD वाली सेल है, कैश ऑन डिलीवरी। फिर कहते हैं सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर फॉर सेल, रीसेल। काफ़ी बार क्या होता है कंपनीज वगैरह के अंदर में क्या होता है बेटा, सप्लाई चेन होती है, तो वहाँ पे ना कंपनी वाले क्या करते हैं, आगे एक तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को दे रहे, होलसेलर को दे रहे, वो आगे रिटेलर्स को दे रहे, वो आगे मेन कंज्यूमर को दे रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, जब आप अपनी तरफ से अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो जो आगे बेचेगा, तो सवाल उठे जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, आप अपना रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करोगे कि जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे लोगों को बेचने की बात कर रहा है या आगे रिटेलर्स को दे रहा है। तो कहता है डिपेंड करेगा, अगर आपका एग्रीमेंट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, मतलब उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गए, तो आप अपना रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करो जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। हाँ, बट अगर आपका एग्रीमेंट प्रिंसिपल टू एजेंट है, प्रिंसिपल टू एजेंट है कि वो आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, उस केस में कंसाइनमेंट मॉडल हो जाएगा, उस केस में कंसाइनमेंट हो जाएगा। तो ऊपर सीखा, तो कहते हैं रेवेन्यू सेल से जनरली, तभी वर्ड जनरली लिखा है, रिकॉग्नाइज करेंगे अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं। However, पर कुछ सिचुएशन में बायर मेन सब्सटेंस भी एन एजेंट, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरा एजेंट के तौर पे काम करो, तो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट पे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल टू एजेंट है, ठीक है ना। और उन केसेस में सेल क्या मानी जाएगी, कंसाइनमेंट सेल मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, कंसाइनमेंट सेल मानी जाएगी, ठीक है ना। अगला, सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस, सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस, तो बेटा मैगजीन्स वगैरह का रेवेन्यू की बात होती है आपके पास में, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं हम अपने पास में जियो हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, इनके क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर में वो लोग अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कहते हैं सिंपल सी बात है, कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ईदर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द टाइम। भाई मान लो आपने पूरे साल के जो पैसे दिए 12 महीने के दिए, तो वो हर महीने एक तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर द पीरियड, स्ट्रेट लाइन बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर होगा। और वेयर आइटम्स डिलीवर्ड वेयर इन वैल्यू। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैगजीन्स के केस में क्या होता था, आप पूरे साल की मेंबरशिप लेते हो, अब उसमें क्या होता है कुछ महीनों की मैगजीन इंडिविजुअली महंगी है, कुछ महीनों की मैगजीन इंडिविजुअली सस्ती है, मतलब कम प्राइस की है, और आपने पूरे साल का लमसम में सस्ते में दे दिया क्योंकि आप तो इकट्ठे में दे रहे हो, तो उस केस में अब हर महीने की इंडिविजुअल मैगजीन की जो वैल्यू है वो अलग है, वेरिएंट वैल्यू है, तो कहता है उसकी जो एक्चुअल सेल्स रेशियो है ना, उस रेशियो में आपने बांट देना जो टोटल अमाउंट दिया,
नॉर्मली क्या आप बोलते हो कि भाई जो चीज दी जा रही है उसकी पूरे साल की या 6 महीने की बराबर वर्थ है, हर महीने की बराबर है, तो आप बराबर ही डिवाइड कर दो, हर महीने का बराबर बराबर। पर अगर इंडिविजुअली आइटम वेरी करती है इन वैल्यू, भाई किसी महीने की मान लो वो 500 रुपए की, किसी महीने की 400 रुपए की है, किसी महीने की 300 है, तो उसकी रेशियो में अमाउंट को डिवाइड कर दो जो भी आपने टोटल में पूरे साल का या 6 महीने का इकट्ठे में लिया है। तो अगर वो वेरी इन वैल्यू करती है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स वैल्यू ऑफ आइटम डिलीवर्ड, दैट इज रेशियो में। रेशियो किस चीज की, वैसे इसका क्वेश्चन है नहीं कोई, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ। रेशियो है इंडिविजुअली जो उनकी सेल्स वैल्यू की रेशियो। तो मान लो अगर 3 महीने का ही है तो आपके पास 500, 400 और 300, 3 महीने का इकट्ठे में, और इनकी इंडिविजुअल सेल्स वैल्यू इतनी इतनी है, तो ये टोटल में वैसे कितना बनता है आपके पास में 1200। पर आपने किसी को यही चीज जो है वो 900 में अपने पास में सेल कर दी, तो अब ये थोड़ा ना बोलो कि मैं सिर्फ पहले 2 महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड दूंगा, आप ये भी नहीं बोल सकते मैं इक्वल बांटूंगा, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू इतनी है। तो यानी कि 543 की रेशियो में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे इस 900 रुपए को, वो ये कह रहे हैं। हाँ, अगर इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 400 400 400 ही होती फिर तो बराबर ही बांट दोगे ना, वही है स्ट्रेट लाइन बेसिस, या अगर वेरी इन वैल्यू तो रेशियो में बांट देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होते हैं बेटा, जो ऐड वगैरह अपने पास में दिखा रहे हैं, ठीक है ना, आप टीवी वगैरह में देखते हैं, आप मैगजीन्स वगैरह के अंदर ऐड वो देते हैं, मतलब मेन तो उनकी कमाई वही चीज़ होती है ऑब्वियसली, कि वो एड्स वगैरह जो अपने पास दे रहे हैं कंपनी से वो पैसे लेते हैं। तो वहाँ पर में वो लोग अपने पास में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, भाई जिन कंपनीज के लिए उन्होंने पैसे लिए और उसकी वो ऐड दिखा रहे हैं, वो अपने पास में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, वो कहते हैं रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब कार्य हुआ। कार्य क्या है, जब एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, जब वो ऐड छपेगी। व्हेन द एडवर्टीजमेंट अपीयर बिफोर द पब्लिक, वो हो सकता है ना पैसे मैंने आज ले लिए एडवांस में, पर मैं एडवर्टीजमेंट दिखा अगले महीने रहा हूँ, तो मैं रेवेन्यू अगले महीने रिकॉर्ड करूंगा, आज तो एडवांस ही है वो। सिंपल सी बात है, जब वो रेवेन्यू अक्रू होगा, अक्रू कब हो जाएगा, काम करोगे, काम क्या है, जब पब्लिक के सामने वो ऐड दिखाओगे, ठीक है ना। फिर आता है आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेज, बैंक्वेट्स वगैरह। भाई शादी ब्याह का फंक्शन है, आप जाके तो बुकिंग कराया, तो 6 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी है, जन्मदिन है, 2 महीने बाद बेटे का, उसके लिए वो बैंक्वेट बुक करा दिया। अब उसके लिए वो लोग रेवेन्यू अपना कब रिकॉर्ड करेंगे, वो रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन वो इवेंट होगा। तो रेवेन्यू आपके पास तब रिकॉर्ड किया जाएगा व्हेन द इवेंट टेक प्लेस, ठीक है ना। ट्यूशन फीस, तो आप अपने पास में जो ट्यूशन फीस देते हैं स्कूल्स वगैरह के अंदर होते हैं, आप टीचर को अपने पास में ट्यूशन फीस वगैरह दे रहे हैं, तो वहां पर में जब ट्यूशन फीस देते हैं ना, वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जो कार्य कर रहे हैं, किस चीज का, पढ़ाने का। तो ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जिस रेशियो में जैसे पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपको अगर मान लीजिए आप क्वार्टरली फीस स्कूल वगैरह में दे देते हैं, क्वार्टरली फीस देते हैं, वो 3 महीने की फीस है, तो 3 महीने में आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। देन इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन क्या हो गया, जो आपको कहता है, किस बात को बोलता है कि क्या आपने अपनी लाइफ का बीमा कराया, अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को क्या होगा, भाई वो जो इंश्योरेंस एजेंट आपको बोलते हैं ना, पॉलिसी ले लीजिए, LIC की ले लीजिए, ICICI प्रूडेंशियल, किसी भी कंपनी की ले लीजिए, भाई उसको कल को इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलती है आपका बीमा करने पे, इंश्योरेंस करने पे। सवाल उठता है वो इंश्योरेंस एजेंट जो आपके घर पे आया, आपको उसने बोला कि आप पॉलिसी करा लो, उसको जो कमीशन मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, वो अपनी इनकम कब रिकॉर्ड करेगा, वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा, वो कहता है कब करेगा, इट विल बी ऑन द इफेक्टिव कमेंसमेंट, जब पॉलिसी कमेंस हो रही है पहले साल की, या रिन्यूअल डेट्स ऑफ द रिलेटेड पॉलिसी, अगले सालों में जब जब रिन्यूअल डेट आएगी, तो पॉलिसी जिस दिन कमेंस हो रही है, पॉलिसी जिस दिन कमेंस हो स्टार्ट हो रही है जिस दिन से पॉलिसी, ठीक है ना, और अगले सालों में जब वो रिन्यू होगी, क्योंकि उसको भी 10 साल जाना है तो 10 साल उसको भी कमीशन मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन फीस। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन फीस, अगर आप किसी को कोई चीज इंस्टॉल करके दे रहे हो और उसके वो इंस्टॉलेशन के पैसे अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन के आपके पास कब होगी रेवेन्यू, कहते हैं वेयर इंस्टॉलेशन फीस आर अदर देन द इंसिडेंटल टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पैसे अलग है, इंस्टॉलेशन के पैसे अलग है। अब इंस्टॉलेशन के पैसे अलग से ले रहे हैं, तो वो कहता है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा उसका, जब इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाएगा, जब आपने कार्य कंप्लीट कर दिया, इंस्टॉलेशन करके दे दिया, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ और भी पॉइंट्स है, मैं इन पे बेटा बाद में आता हूँ। एक आपके पास यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, प्राइस रिवीजन। प्राइस रिवीजन, व्हाट इज प्राइस रिवीजन, प्राइस रिवीजन है हमने सेल करी आज, एक प्राइस पे कर दी, 2 महीने बाद जाके हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया मान लो प्रोडक्ट का रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिव हमने बोला जो भी हमने सेल पिछले 2 महीने 3 महीने में करी थी, सभी कस्टमर्स के 5-5% का रेवेन्यू बढ़ा दिया, 5-5% प्राइस बढ़ा दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या मैं थोड़े टाइम बाद जाके अगर प्राइस बढ़ा भी रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं रेवेन्यू उस दिन ही रिकॉर्ड कर लूंगा जिस दिन मैंने प्राइस चेंज किया? द आंसर इज नो। इस केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, बस वो देखना है। अगर मुझे लगता है कि मैंने प्राइस चेंज किया रिट्रोस्पेक्टिवली और मुझे लगता है कि मेरा कस्टमर मुझे पैसे दे देगा, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, वरना नहीं। तो सिंपल सी बात है,
इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। अगर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन लगता है कि कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, नहीं लगता तो मत करो, ठीक है ना। थोड़ी बात अटपटी सी लगेगी वैसे मैं बोल रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड आप कैसे बोलते हैं, क्योंकि रेयरेस्ट केस में होता है, मतलब हम बैच के अंदर बात भी करते बच्चों से कौन से केसेस वगैरह में एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। नॉर्मली होता नहीं है कि आप प्राइस तो बढ़ा रहे हो पर वो आगे से बढ़ाते हो। यहाँ हम बात करें रिट्रोस्पेक्टिवली तो उस केस में सिंपल चीज देखी जाती है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट जो और बचे बेटा मैं उन पे बाद में आता हूँ, 4-5। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पे चलूँ, यस सर, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पे आप लोगों के साथ में चलता हूँ, आओ मेरे साथ क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4, ये स्टडी मैट में भी आरटीपी में था क्वेश्चन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेघना लिमिटेड की दे रहा है बेटा, जिसमें क्या बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ ₹60,000 वर सोल्ड ऑन 20 मार्च, गुड्स बेचे बेटा 20 मार्च को, बट बायर की रिक्वेस्ट पे इनको डिलीवर किया 10 अप्रैल को। ओहो, बेचा है 20 मार्च को पर बायर के कहने पे डिलीवरी लेट हो रही है, तो ये क्या हो गया, डिलीवरी डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट। डिलीवरी तुम क्या रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड करूंगा, यस, अगर कस्टमर ने बिलिंग एक्सेप्ट कर लिया, टाइटल उसका चला गया, एवरी एक्सपेक्टेशन डिलीवरी होगी और आइटम रेडी फॉर डिस्पैच है, तो सेल कंप्लीट है पर डिलीवरी डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट है, पोस्टपोन, तो रिकॉग्नाइज इंटायर सेल हम 60,000 अभी इसी साल में कर लेंगे, इसी साल में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना। अगला, 15 जनवरी को गुड्स 150 के भेजे गए कंसाइनमेंट बेसिस पे, 20% ऑफ द गुड्स अभी भी अनसोल्ड पड़े रह गए कंसाइनी के पास, हमने भेजे थे उसको 150 के, 20% अभी भी बचे रह गए उसके पास, अनसोल्ड है वो, तो मैं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा सर, जिसने उसने आगे बेचे, आगे कितने बेचे 80% सर, तो 80% रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ना, यस। तुम्हारे पास रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा बेटा, सेल्स रिकॉर्ड होगी 120 की, दैट इज 80% ऑफ 150, क्योंकि हम रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करते हैं, वन लाइन में कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल तब रिकॉर्ड होगा व्हेन द कंसाइनी सोल्ड गुड्स टू थर्ड पार्टी, सिंपल, और उसके बाद लिख दिया इतना अमाउंट, बाकी 20% इन्वेंट्री है। देन थर्ड केस, 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 दिसंबर, हमने अप्रूवल बेसिस पे दिया बेटा 1 दिसंबर को, पीरियड ऑफ अप्रूवल 3 महीने का है जिसके बाद सेल मान ली जाएगी, तो बेटा 1 दिसंबर में अगर 3 महीने ऐड करोगे तो 1 मार्च हो जाएगा ना, यस सर, 1 मार्च 20 हो जाएगी डेट। कहता है बायर ने अप्रूवल 75% का तो भेज दिया, 70% का अप्रूवल बीच में आ गया 2 महीने बाद, ठीक है ना। कोई अप्रूवल नहीं आया आपके पास बाकी गुड्स का 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, तो क्या मैं रेवेन्यू सिर्फ 78% दिखाऊंगा, नहीं नहीं सर, हम डेट में नहीं फंसेंगे, डेट पे नहीं फंसेंगे, आप सिर्फ देखते हो कितने का अप्रूवल है, अरे भाई बाकी 25% का तो समय लैप्स हो गया, बाकी 25% का तो समय लैप्स हो गया ना, क्योंकि 1 दिसंबर में 3 महीने ऐड करके 1 मार्च था, साल के अंत तक तो आया नहीं अप्रूवल, तो क्या हो गया 1 मार्च को वो भी सेल है, 1 मार्च को वो भी सेल है, तो 75% का इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका अप्रूवल आ गया, कंसेंट आ गया, 25% का इसलिए हो गया क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम हो गया। तुम्हारे पास में रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर 90,000 अपॉन रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑन 31 जनवरी एंड बैलेंस 30,000 का 1 मार्च को, जिस दिन आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो पूरा 120 का रेवेन्यू आ जाएगा, पूरा 120 का रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास में इसके अलावा कंपनी ने कैश सेल भी करी है 780 ग्रॉस की, ग्रॉस दिख रहा है, और इस पे ट्रेड डिस्काउंट 5% का अलाउ भी किया गया, सर 5% ट्रेड डिस्काउंट है सर, ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट तो सेल में से माइनस होगा ना, तो 780 माइनस 5% करना पड़ेगा, 39,000 डिडक्ट किया जाएगा 180 से, तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा 741, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आपसे एडवाइस करने कह रहा है अकाउंटेंट की रीजंस के साथ बताना था कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, बेटा उस लास्ट में अगर इंडिविजुअल केस आ रहा है टोटल भी करके जाए दिखा दो, 1041 टोटल रेवेन्यू इस साल का जो बनता है चारों केसेस का, क्योंकि एक ही कंपनी है आपके पास में, 4 अलग अलग केसेस है, तो टोटल ऐड करके दिखा दो बस, जो भी चारों था। आसान क्वेश्चन है, ऐसा आता है ना, बोनस मार्क्स होते पेपर में, ठीक है ना, 1 लाइनर का कॉन्सेप्ट, और आपका हाँ स्टार्टिंग में आप अपने पास सेल ऑफ गुड्स वगैरह की बात है तो उसका जनरल कॉन्सेप्ट जरूर लिख सकते हो, वो एक अलग बात है, बट मेक श्योर कि 1 लाइन में कॉन्सेप्ट और सीधा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बनता है। अरे ये देखो मैंने अभी बोला, अभी आ गया क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये इंटर सितंबर 25 में बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आके है आपके सामने, ठीक है ना। तो वैसा ही पॉइंट आपके साथ है, कह रहे डिस्कस करो वेदर द बिलो ट्रीटमेंट इज एज पर द रिलेवेंट एएस, ठीक है ना, हमें बताना है। यहाँ पर मैं क्या बोला, एबी लिमिटेड ने कुछ गुड्स खरीदे बेटा उधार पे एक्सवाई लिमिटेड से 150 लाख के एक्सपोर्ट, तो हमने गुड्स खरीदे एक्सवाई से, उसने बेचे, तो सिंपल बोलूं एक्सवाई ने सेल करी है एबी को, ठीक है ना, और इसने क्या करना था आगे, इन्हें एक्सपोर्ट करना था, कह रहा है एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, ओहो एक्सपोर्ट ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, हाँ, बहुत बुरा हुआ। एबी लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द सेम गुड्स इन द लोकल मार्केट विद प्राइस डिस्काउंट, तो हमने डिसाइड किया इसे लोकल मार्केट में बेचते, हमने कहा थोड़ा सस्ता करके लोकल मार्केट बेचते।
XY लिमिटेड को रिक्वेस्ट किया कि तुम प्राइस डिस्काउंट दे दो 12% को, जो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको बोला हमने देखो जी हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, आप हमें प्राइस डिस्काउंट दे दो। तो इसने इसको रिक्वेस्ट करी कि हमें डिस्काउंट दे दो 12% का, ठीक है ना, वो उसने मान भी गया, ठीक है। चीफ अकाउंटेंट जो XY का है, मतलब इसके वाला चीफ अकाउंटेंट वांट्स टू एडजस्ट द सेल फिगर टू द एक्सटेंट ऑफ द डिस्काउंट रिक्वेस्टेड बाय मी। तो उसने जो मेरे से डिस्काउंट मांगा, मैं कहता हूँ अच्छा मैं इसे सेल में से माइनस कर दूंगा। बेटा यहाँ पर ना वैसे इंस्टीट्यूट ने वन साइडेड आंसर दिया है, एंड डिफरेंट टाइम पे मैं बोलूंगा डिफरेंट ओपिनियंस है, बट मैं बोलूंगा आप इसका ना 2 आंसर लिख देना। वन इज, अब ये डिपेंड करेगा, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो आप माइनस कर देंगे, बट अगर स्पेशल डिस्काउंट उसके कहने पे हो रहा है जो हम नॉर्मली नहीं देते हैं, किसी को नॉर्मली नहीं देते हैं, तो उस केस के अंदर में फिर ये माइनस नहीं होगा, फिर ये अलग से दिखाया जाएगा, वो डिस्काउंट अलाउड होता है, अलग से बिल में खर्चा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जो इंस्टीट्यूट ने आंसर लिया ना, इसे ये माना है हमने, उन्होंने लिखा है ट्रेड डिस्काउंट जो गिवन है उसे डिडक्ट कर रहे हैं हम लोग, 12% जो है उसे डिडक्ट कर देंगे टर्नओवर से, ठीक है। एडजस्टमेंट जो है वो करेक्ट है एज पर एस है, वो इसलिए बोली गई करेक्ट क्योंकि हमें क्या माना है ट्रेड डिस्काउंट। बट अगर आप इसे ये मानते हो कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं है जो ऑर्डिनरी कोर्स में दिया जाता है, ये एक स्पेशल डिस्काउंट है जो उसके कहने पे या तो हो ना कि आप लोकल में हर व्यक्ति को बेचने में, एक्सपोर्ट में था तब नहीं, पर लोकल में हर व्यक्ति को देते हो तो ट्रेड डिस्काउंट बोलता है, ऑर्डिनरी कोर्स में सबको देता हूँ। बट अगर सिर्फ उसके कहने पे स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर ये आपका रेवेन्यू से माइनस नहीं होगा, फिर इसे अलग से डिस्काउंट अलाउड करके अलग से खर्चा डाला जाएगा। तो वो दोनों केस भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। अगला आपके पास केस आ रहा है, XY लिमिटेड ने रिकॉर्ड करा, रिकॉग्नाइज किया डिविडेंड इनकम 10 लाख की ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100 लाख, जो उसके पास अंत में पड़ी थी साल के। तो हमने डिविडेंड की इनकम दिखा रहे हैं, हमारे पास बेसिकली क्या पड़े, शेयर्स वगैरह पड़े, ठीक है ना। 100 लाख की वैल्यू क्या, उसके ऊपर हमने 10 लाख का डिविडेंड की इनकम दिखा रहे हैं एक्रूअल बेस पे। डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया बेटा 10% के हिसाब से 30 अप्रैल 25 को। कंपनी ने, जिस कंपनी के हमारे पास पड़े हैं, उन्होंने डिक्लेयर कब किया, 30 अप्रैल 25 को, साल खत्म होने के बाद। प्रपोज किया था सिर्फ 30 मार्च को। मेरे को बताओ मैं रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा। सर आपने बोला था रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, 30 अप्रैल 25 को, जिस दिन उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो मैं इस साल नहीं कर सकता, एक्रूअल पे नहीं कर सकता, जब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा। तो आपके पास में जब तक नहीं रेवेन्यू होता, जब तक राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश ना हो। इस केस में डिविडेंड आपका डिक्लेयर कब हो रहा है, 30 अप्रैल को, तो आपके पास में एस्टेब्लिश कब हो रहा है, 30 अप्रैल को, ठीक है ना। तो जो उनकी ट्रीटमेंट है वो गलत है, कि जो उन्होंने रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करा वो गलत है, क्योंकि आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगा, 30 अप्रैल को होगा, मतलब अगले साल। आप इस साल में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला, XY लिमिटेड ने गुड्स बेचे 150 के अप्रूवल बेसिस पे 15 दिसंबर को। 3 महीने का समय, उसके बाद उसे सोल मान लीजिएगा। तो 15 दिसंबर में बेटा 3 महीने, बस ऐसे देख लिया करो। 15 मार्च बनी, अप्रूवल आपका 60% का आ गया 31 जनवरी तक, और कोई अप्रूवल नहीं आया आपके पास में 31 मार्च तक, बाकी होगा। अकाउंटेंट ने रिकॉग्नाइज किया पूरा 150 का ही रेवेन्यू 15 दिसंबर को। बेटा हमारे पास रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा पूरा होगा, बट उसमें क्या होगा, अगर बोलो 60% का हमारा 31 जनवरी को हो जाएगा, और बाकी 40% भी हो जाएगा 15 मार्च को, क्योंकि साल खत्म होने से पहले टाइम पीरियड रिजेक्शन का खत्म हो गया, अभी पीछे भी वैसे ही था। तो यहाँ पे रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर 90,000 जब उससे अप्रूवल आए 31 जनवरी को, और बचा हुआ ये 60% बैठता है, और बचा हुआ 40% कब होगा, 15 मार्च को, जिस दिन आपका टाइम पीरियड रिजेक्शन का खत्म हुआ। जब अप्रूवल आया उसका तब, बाकी का जब रिजेक्शन का समय खत्म हो गया, 3 महीने खत्म हो गए, बाकी तब, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारा मान लीजिए जो ये होता है 4 महीने होता, तो 15 अप्रैल को जा रहा होता, फिर हम बोलते सिर्फ 60 का अप्रूवल आएगा, मतलब 60% का आता, 90,000 का, क्योंकि बाकी का तो फिर अगले साल आएगा, फिर वो सेल अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे क्योंकि अभी टाइम पीरियड था, ठीक है ना। तो वो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। अच्छा भाई, अगला है 24-25 में गुड सप्लाई करे 80,000 के कंसाइनमेंट बेसिस पे टू ABC या रिटेल आउटलेट। ABC ने गुड्स बेचे इसमें से 60,000 के इस साल में, और बाकी गुड्स अभी भी उसके स्टोर में पड़े हैं। XYZ ने रिकॉग्नाइज किया 60,000 रेवेन्यू इन द बुक्स फॉर द ईयर 24, उसने 60 का रिकॉर्ड किया। क्या 60 का करेंगे 80 का, सर 60 का करेंगे, क्यों, कंसाइनमेंट बेसिस पे दे रहा है। कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर दोगे तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, सर रेवेन्यू उतना ही रिकॉर्ड होगा जितना कंसाइनी ने आगे थर्ड पार्टी को बेचा, विच 60,000 का। तो 20,000 तो आपका अनसोल्ड विद द कंसाइनी है, वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, 60,000 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। वो सही हो गया एज पर AS9, क्योंकि कंसाइनमेंट बेसिस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी टू द थर्ड पार्टी, जब कंसाइनी आगे बेचता है, ठीक है ना। ये कुछ केसेस में सेम थे, कुछ केसेस डिफरेंट थे। पेपर का ही क्वेश्चन था 4 नंबर का, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है बेटा पेपर का क्वेश्चन देख के, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इसलिए आपके सामने ना पेपर वाले क्वेश्चन में RTP PYQ मतलब जो भी है आपके स्टडी मैट के अच्छे वाले सारे कराता हूँ। फिर
अगला देखो बेटा, जनरल सा क्वेश्चन है। कहते हैं उमंग गुड्स बेचता है अपने एजेंट के थ्रू। कहते हैं सेल्स की टर्म्स के हिसाब से कंसिडरेशन जो पेबल है वो 1 महीने में देना है। हम एजेंट के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं, 1 महीने के अंदर पैसे आएंगे। अगर पेमेंट में डिले होगा तो इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम फ्रॉम द एजेंट। ठीक है जी, 12% का इंटरेस्ट देंगे। कंपनी हैज नॉट रियलाइज द इंटरेस्ट फ्रॉम द एजेंट इन द पास्ट। कंपनी को आज तक तो एजेंट से कभी इंटरेस्ट मिला ही नहीं, आज तक तो कभी इंटरेस्ट मिला ही नहीं। इस साल का जो बनता है वो इंटरेस्ट बनता है एजेंट से डिले की वजह से 172। अकाउंटेंट ने इतने का इंटरेस्ट की इनकम दिखा दी, बताओ क्या वो सही है। देखो जी, इसमें एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, इंटरेस्ट की इनकम किस पे चलने, टाइम प्रपोर्शन। इनकम बनी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बट एक और कंडीशन थी। अगर जिस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हो उसी दिन पता है पैसे नहीं मिलेंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना ना। आज तक तो मिला ही नहीं है, आज तक तो मिला ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आपके पास एक उसने इंडिकेशन दे दिया, जब आज तक नहीं मिला तो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है, तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वेयर एबिलिटी टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन इज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग। मतलब जिस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हो उस दिन लग रहा है कि रेवेन्यू नहीं मिलेगा, लैक कर रही है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, तो पोस्टपोन कर देंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को। ठीक है ना, तो कंपनी नेवर रियलाइज द इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पेमेंट्स। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट कभी रिकॉर्ड होगा जब अल्टीमेट कलेक्शन सर्टेन होगी। तो 172 को रेवेन्यू नहीं दिखाएंगे, कंटेंशन अकाउंटेंट की गलत है, गलत है, गलत है गलत है। ठीक है ना, अकाउंटेंट मेजरली गलत ही होता है। अच्छा, इसमें ना ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ने बोल दे कि 172 में से मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 तो मिल जाएंगे लेट्स से, तो उस केस के अंदर बोल सकते हैं आप 50 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर सकते हो। मतलब कई बार हो सकता है कुछ बोलते हैं, तो उसका बोल सकते हो भाई जितने का लग रहा है सर्टेन ऑफ कलेक्शन उतना दिखा दो, जितने का नहीं है वो मत दिखाओ। तो वो अगर अलग से बोलते हैं, यहाँ तो सारे बोलते हैं ना नहीं आज तक कुछ नहीं मिला, तो लगे नहीं रहा कि मिलेंगे, तो कुछ नहीं दिखाना, कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन होगा। अच्छा जी, देन अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सरिता पब्लिकेशंस मैगजीन पब्लिश करते हैं हर महीने की 15 तारीख को, तो मैगजीन पब्लिश करी जाती है बेटा। ठीक है ना, वो सेल करते हैं एडवर्टाइजिंग स्पेस इन द मैगजीन टू एडवर्टाइजर्स इन द टर्म ऑफ 80% सेल वैल्यू पेबल इन एडवांस। हम जो भी पैसे उसके बनते हैं ना एडवर्टीजमेंट के, वो हम 80% एडवांस में ले लेते हैं और बाकी 30 डेज के अंदर लेते हैं। मार्च 20 का जो इशू था वो फरवरी में हुआ। मैगजीन पब्लिश अपनी शेड्यूल डेट पे हुई। हमें 240 पैसे मिले 10 मार्च को और 60,000 मिले 10 अप्रैल को मार्च के। हमें पैसे टुकड़ों में आ रहे हैं, देखो ना टोटल अगर आप देखोगे 3 लाख रुपए बनते हैं, उसका 80% हमें मार्च में आ गया हमारी डेट ऑफ पब्लिकेशन से पहले, और बाकी हमें अगले महीने आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है 10 अप्रैल को। AS9 के हिसाब से बताओ रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रीटमेंट क्या होगी जो पैसा एडवर्टाइजर से आया है इस साल में या जो नहीं आया। तो मेरे को बताओ हम इस साल रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे। क्या आप ये बोलोगे कि 240 करेंगे जितना पैसा मिला, क्योंकि बाकी तो अगले साल मिल रहा है। अरे नहीं भाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है, व्हेन द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक। मुझे तो एडवर्टाइजमेंट अपीयर कब हो रही है सर, शेड्यूल डेट पे मैगजीन हुई है 15 तारीख को और महीने छपती है। ठीक है ना, तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस परफॉर्म कब पूरी जा रही है, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट सीन बाय पब्लिक है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड उस दिन होगा, तो वो 15 मार्च की डेट है जिस दिन मैगजीन पब्लिश हो रही है। तो पूरे का पूरा 3 लाख का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हो जाएगा, मार्च में ही हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा। तो 15 मार्च को रेवेन्यू आपका इस साल का रिकॉर्ड हो रहा है। अगर 15 मार्च को आपके पास है 3 लाख का, 3 लाख रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा 3 लाख रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पर मिले तो 240 थे, सर उसमें क्या दिक्कत है, बाकी 60 आपका आउटस्टैंडिंग है, वो ट्रेड रिसीवेबल है। तो 240 मिले, 60,000 रिसीवेबल है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। तो वही बात लिखी जा रही है कि 3 लाख का रेवेन्यू आएगा, आपके पास में 60,000 ड्यू फ्रॉम एडवर्टाइजर हो जाएगा और 240 ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है ना, अच्छा इसी में एक और केस है, क्या ट्रीटमेंट होती है अगर मैगजीन की पब्लिकेशन डिले हो जाती है 2 अप्रैल तक, मैगजीन ही लेट छप रही है 2 अप्रैल, तो बेटा रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, अगले साल। भाई मैगजीन अगर लेट छप रही है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो अगले साल होगा ना, 31 मार्च को नहीं होगा, अगले साल होगा 21 में। अब नाउ दी क्वेश्चन कम्स, जो 240 हमें मिल गया था इस साल में, उसका क्या करेंगे सर, वो तो फिर एडवांस हो गया ना कस्टमर से, क्योंकि हम तो रेवेन्यू अगले महीने रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, वो लायबिलिटी साइड पे दिख रहा होगा, क्योंकि हमें पैसे पहले आ गए, ऑब्वियसली रेवेन्यू अगले साल रिकॉर्ड हो रहा है। वो जो पैसे पहले आ गए वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो गए ना, रेवेन्यू अगले साल रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब हम जो एंट्री डालेंगे वो तो बैंक टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर दिखाएंगे ना, अगले साल जाके आपकी वो रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है ना, अगले साल जाके। तो इसमें बस क्या इंपॉर्टेंट थी, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मैगजीन, एडवर्टाइजिंग वाला बताया था, है छोटा सा पॉइंट, गलती कर दी, गलत। ठीक है ना, गए। अगला देखो, अगला एक छोटे से पॉइंट पे है जो अभी सिखाया भी था, ये है बेटा पॉइंट ऑफ प्राइस रिवीजन। क्वेश्चन क्या कहते पड़े, यस सर,
कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया 31 मार्च को कि हम सेल प्राइस बढ़ा देंगे कुछ आइटम्स का रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी से। हम 3 महीने पहले भी से भी जो सेल करिए पिछले 3 महीने में सबका प्राइस बढ़ाने वाले, ठीक है ना। इस प्राइस रिवीजन की वजह से कंपनी को ऑब्वियसली 15 लाख रुपए मिलेंगे अपने कस्टमर से, जो भी सेल उन्होंने इस 3 महीने में करी। तो हमने जितना इंक्रीज किया है उसका हमें 15 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा तो पिछले 3 महीने में सेल करिए। अकाउंटेंट पगला गया बेचारा, माइंड बता ही नहीं पा रहा कि क्या करूं, 15 लाख को रेवेन्यू मानूं कि नहीं मानूं। भाई सिंपल सी बात है, अगर लगता है कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन है तो रिकॉर्ड कर लो, वरना नहीं, ठीक है ना। तो अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी को देखना है, ठीक है ना। इफ कंपनी इज नॉट सर्टेन ऑन अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ 15 लाख तो आपके पास में पोस्टपोन कर जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, फिर पोस्टपोन कर देंगे। अगर लगता है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन कर दो, अभी मत रिकॉर्ड करो। अगर लगता है पैसे मिल जाएंगे तो रिकॉर्ड कर लो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। नाउ अगले क्वेश्चन पे चले, फटाफट से बता दो, अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 KY Enterprises has entered into the following transactions। कहते हैं कि ऑन 31 मार्च को इसने 2 मशीन सप्लाई करी कस्टमर को, दोनों मशीन उसने एक्सेप्ट कर ली 31 मार्च को ही। हमने मशीन दी, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, ठीक है। मशीन 1 वॉज अ मशीन जो रूटीनली सप्लाई होती, नॉर्मल में करते थे मैनी कस्टमर्स को, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत आसान था उसका। वो इंस्टॉल कब हुई? 2 अप्रैल को हुई। मशीन 2 वो थोड़ी स्पेशलाइज है, उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, तो असिस्टेंस भी चाहिए होती है। वो इंस्टॉल हुई 2 से 5 अप्रैल के बीच में, तो उसे 4 दिन इंस्टॉल करने में लगे। हमें कॉस्ट वगैरह बता रहा है कितने बेची दोनों मशीन, कितनी मेरी कॉस्ट और कितना इंस्टॉलेशन का पैसा अलग से आ रहा है। कैसे रिकॉग्निशन होगी KY एंटरप्राइज के द्वारा ईयर एंडेड 31 मार्च 23 वाले साल में। बेटा पहली मशीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी तो इंस्टॉलेशन भी सिंपल है, उसका इंस्टॉलेशन के तो कोई पैसे ही नहीं, तो उसका रेवेन्यू 320 जो बनता है वो इस साल में ही आ जाएगा, इस साल में ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सप्लाई करी उसकी तरफ से काम खत्म हो गया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल है, रेवेन्यू आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा 31 मार्च को, रेवेन्यू अभी COGS प्रॉफिट, ठीक है ना, क्योंकि मशीन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली थी उसने 31 मार्च को, तो रेवेन्यू जो भी मशीन का है वो इसी साल में आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने मशीन 2 में, तो इसमें ध्यान से सुनना। बच्चे को लगता है सर वो 5 अप्रैल को जाके इंस्टॉल हो रही, तो हम 5 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे, बस यही बच्चा गलती करता है। ध्यान सुनो बेटा, उसने एक लाइन लिखी थी कि दोनों की दोनों मशीन कस्टमर ने एक्सेप्ट 31 मार्च को कर ली थी। इसका मतलब है ये भी एक्सेप्ट 31 मार्च को कर ली, तो इसका रेवेन्यू भी इस दिन आएगा। ये 3 लाख का भी रेवेन्यू 31 मार्च को आएगा, जो मशीन वाला है, जो मशीन वाला है। हाँ, कस्टमर अगर ये बोलता कि दैट डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन, तो मैं ऑब्वियसली इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, फिर जिस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तभी। बट उसने बोला उसने मशीन एक्सेप्ट कर ली, अब मैं अलग से इंस्टॉल करके दे रहा हूं और उसके अलग से पैसे दे रहा हूं, तो इंस्टॉलेशन के पैसे अलग से ले रहा हूं, तो ये वाला रेवेन्यू हमारा 5 अप्रैल को जाकर रिकॉर्ड होगा अगले साल। प्लीज समझो, क्योंकि उसने लाइन लिख दी थी कि मशीन उसने एक्सेप्ट 31 मार्च को कर ली, तो मशीन वाला इसी साल आ जाएगा, मशीन वाला 3 लाख रुपए इसी साल में आ जाएगा 31 मार्च को। ये छोटा सा कैच है इस क्वेश्चन में। इंस्टॉलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, तो मशीन उसने बोला है कि ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली थी 31 मार्च को, ठीक है जी, तो रेवेन्यू मशीन का जो होगा वो इसी साल में आ जाएगा, 3 लाख कॉस्ट और प्रॉफिट वगैरह जो आ रहा है सारा कुछ। हाँ, इंस्टॉलेशन फी जो है वो तब तक नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे तभी इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू होगा। तो 10,000 कब रिकॉर्ड होगा? 5 अप्रैल को, जिस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। जब इंस्टॉल करके दोगे तभी इंस्टॉलेशन के पैसे रिकॉर्ड करोगे ना, तब तक तो इंस्टॉलेशन कर नहीं सकते। हाँ, डिलीवरी अगर सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन होती कि जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक हम मशीन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में मशीन 2 का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड ना होता, 320 था, वो भी अगले साल ही चलता, ठीक है ना। यस। अगला बेटा जो आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन ना पेपर में आ जाते हैं, एक तो था वो केसेस बना के दे रहा है, एक है डायरेक्ट लिख के दे रहा है, उसमें आपको बस ये बताना है कौन से केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, मतलब एक आधा और पॉइंट बताना है, तो मैं पहले वो भी कवर कर देता हूँ, आपके कुछ 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है ना। एक तो मेरे प्यारे बच्चों है इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो पैसे आ रहे हैं वो आपके
टुकड़ों में आ रहे और उसके अंदर में इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में क्या हो जाता है, इंटरेस्ट एलिमेंट भी आ जाता है। तो वो कहता है वेयर द कंसिडरेशन इज रिसीवेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एट द डेट ऑफ सेल। हमने जिस दिन बेचा, मैंने आज ही मान लीजिए किसी को गुड्स बेचे, सब डिलीवरी हो गई, सब हो गया, 1 लाख का प्राइस है, ठीक है जी, उसने मुझे पैसे देने, उसने कहा जी मैं 6 महीने पैसे दूंगा, और ऑब्वियसली उसने मेरे साथ इंस्टॉलमेंट्स बना ली। अब मुझे इंस्टॉलमेंट बनाएगा, उसमें मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, ऑब्वियसली बात है, अभी लेट पैसे आ रहे हैं। तो उस केस के अंदर में सिंपल सुनो, जो 1 लाख का रेवेन्यू है ना विदाउट इंटरेस्ट, वो मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो चला गया ना, वो तो उधार वाली सेल होगी, पैसे औले औले करके आ रहे हैं, पैसे औले औले करके आ रहे हैं बस। तो जो इंटरेस्ट है वो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड हो जाएगा, वो टाइम प्रोपोर्शन बेस पे हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट एलिमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा एज रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली जो अनपेड बैलेंस है उसके बेस पे, वो टाइम प्रोपोर्शन बेस पे चलता रहेगा। तो सेल प्राइस है टोटल, वो आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, अभी पैसे तो औले औले करके आ सकते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, फिर वो कहता है अगला पॉइंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड डिलीवरी ओनली व्हेन फाइनल पेमेंट इज मेड। कहता है पेमेंट टुकड़ों में आ रही है, बट हम गुड्स आपको देंगे ही तब जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, हम डिलीवरी आपको तब देंगे। भाई फिर तो सिंपल सी बात है, जब सारे पैसे पूरे हो जाएंगे तभी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे ना, क्योंकि आप डिलीवरी तब दे रहे हो ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ही तब जा रहे हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स व्हेन द परचेजर मेक्स अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट टू द सेलर एंड द सेलर डिलीवर द गुड्स ओनली व्हेन द फाइनल पेमेंट इज मेड। वो कह रहा है पैसे पहले पूरे दो तभी मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, तो पैसे जब पूरे आएंगे और गुड्स डिलीवर करूंगा तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ना। तो रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर डिलीवर्ड, क्योंकि डिलीवर होने के बाद ही तो रिस्क बढ़ जा रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे एक्सपीरियंस ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी सारी सेल्स में ऐसा होता है कि हमारे पास में आपके पास में जब सिग्निफिकेंट डिपॉजिट आ जाता है तो हमारी तरफ से सेल हो ही जाती है कि थोड़ा बहुत लास्ट का रवि का कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब हमारे पास 10 में से 9 इंस्टॉलमेंट आगे हम डिलीवर कर ही देते हैं, तो उसमें कहता है 9 इंस्टॉलमेंट बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका ऐसा होता है आज तक। बट मेन चीज़ इसमें क्या है, डिलीवरी आपके पास कब हो रही है, जब पैसा सारा मिल जाएगा, तो रेवेन्यू भी कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपके पास पैसा आ जाएगा और जिस दिन डिलीवरी होगी, ठीक है ना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल में तो आज ही गुड्स दे दिए, डिलीवरी चली गई आज, अब आप पैसे हौले हौले करके दे रहे हो, तो सेल प्राइस आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा, तो डिलीवरी होगी। हाँ, जो इंटरेस्ट है लेट पेमेंट का वो ओवर द पीरियड होगा, ठीक है। एक है बेटा आपके पास में मेंबरशिप फीस, आप किसी क्लब वगैरह के मेंबर बनते हो, वहां पे जो आप फीस वगैरह दे रहे हो क्लब वगैरह को, उस केस में जो रेवेन्यू वो क्लब वाले कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो कहता है इफ मेंबरशिप फी परमिट्स ओनली मेंबरशिप एंड ऑल दी अदर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आर पेड फॉर सेपरेटली। कहता है अगर आप मेंबरशिप फी के बदले आपको सिर्फ मेंबरशिप मिले, सिर्फ नहीं, उसमें क्या होता है जो वहाँ पे आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो मान लो उस क्लब में, उसके पैसे अलग से दे रहे हो, उसके पैसे अलग से दे रहे हो, या उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी बनी हुई सेपरेट एनुअल, तो जो मेंबरशिप फी के पैसे दिए वो तभी रिकॉर्ड कर लेना जब उसको मिले, क्योंकि सर्विसेज के तो पैसे हम अलग से चार्ज कर रहे हैं, उसके अलग से मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रखी है, तो जो इनिशियल फीस आपसे ली थी, मेंबर से ली थी फर्स्ट टाइम, वो तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। हाँ, अगर मेंबरशिप फी के बेस पे इंटाइटल द मेंबर्स और पब्लिकेशंस टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग देयर, अगर मैंने फीस ली और उसको बोला अच्छा इससे मेंबरशिप भी दे रहा हूँ, इससे ना अगले हम 1 साल तक आप लोगों को सर्विसेज देंगे, उसके पैसे अलग से नहीं लेंगे, कुछ मैगजीन्स वगैरह आपको देंगे, तो कहते हैं फिर उस केस के अंदर में आपको एक सिस्टमेटिक रैशनल लॉजिकल तरीका निकालना पड़ेगा कि किस रेशो में आपको जो है जो पैसे आए थे वो बेनिफिट किस रेशो में आप दे रहे हो, तो उस रेशो में आप इनकम रिकॉर्ड करना रेवेन्यू। तो रिकॉग्नाइज ऑन सिस्टमेटिक एंड रैशनल बेसिस रिगार्डिंग टू द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो जिस अगर आप पैसे देखो, इसमें क्या बोला गया मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट इतना नहीं एग्जाम से बट पता होना चाहिए क्या स्टैंड कहते हैं। कहते हैं आपने मेंबरशिप फी के पैसे लिए और उसके अलावा जो भी आप सर्विसेज दोगे उसके पैसे अलग से लोगे, तो कहते हैं जो आपने मेंबरशिप फीस के पैसे लिए तो वो रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लो, सर्विसेज के तो जैसे जैसे है वो आपको मिलते जाएंगे। सेकंड केस है अगर मेंबरशिप फीस के पैसे लिए और उसके बाद हम कह रहे हैं अगले 1 साल 2 साल तक आपको सर्विसेज के भी कोई पैसे नहीं देने, उसी में जुड़े हुए, तो कहता है फिर जिस रेशियो में आप एक तरीके से सर्विसेज दे रहे हो, क्योंकि उसके पैसे पहले आ गए ना एडवांस आ गए, तो वो ऑब्वियसली आपको ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो पैसे आपको मिले थे, ठीक है ना। फिर आता है इंटर डिविजनल ट्रांसफर। व्हाट डू मीन बाय इंटर डिविजनल ट्रांसफर बेटा? इंटर डिविजनल ट्रांसफर होता है एक सेगमेंट ने मान लो कंपनी के दूसरी सेगमेंट को बेचा, आप एक ही कंपनी है, उसकी होटल डिवीजन भी है, उसकी पर्सनल केयर डिवीजन भी है, पर्सनल केयर डिवीजन वाले शैम्पू वगैरह होटल्स को दे रहे हैं, तो हो सकता है आप बोल सकते हैं एक सेगमेंट का अपना रेवेन्यू है, एक के लिए खर्चा है, वो इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज हो सकता है, पर मुझे तो एज अ कंपनी क्या वो कभी सेल होती है, एज अ कंपनी क्या वो कभी सेल होती है? द आंसर इज नो, वो इंटर डिविजनल आपस में दे रहे हो, तो वो कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद इन द एंटरप्राइज एंड देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एंटरप्राइज एज अ होल, एज अ एंटिटी एज अ होल देयर इज नो कंसिडरेशन, तो कहता है नो, कोई रेवेन्यू नहीं आएगा अगर इंटर डिविजनल ट्रांसफर होगी, एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को अगर दे रही है तो वो रेवेन्यू नहीं है, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड तो एंटिटी के पास है ना, किसी थर्ड पर्सन को थोड़ा ना दे रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन को थोड़ा ना दे रहा हूँ। यस सर।
सेल एंड रीपरचेज को मैं अलग से बताता हूँ। अभी मैं कुछ आपको एक दो क्वेश्चन कराया हूँ जो इससे रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 में बस ये पूछना, पेपर में आया हुआ है, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा आपके पास में AS9 के हिसाब से। डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट बट बायर टेक्स टाइटल नहीं। तो बेटा आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे अगर एवरी एक्सपेक्टेशन डिलीवरी होगी और आइटम रेडी फॉर डिस्पैच है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इवन दो फिजिकल डिलीवरी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि एवरी एक्सपेक्टेशन है कि डिलीवरी होगी और आइटम रेडी फॉर डिस्पैच है हमारी तरफ से, तो आज ही हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अगला है इंस्टॉलमेंट सेल, अभी बताया था ना, तो इसमें जितना अमाउंट बनता है विदाउट इंटरेस्ट वो आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, इंटरेस्ट ओवर द पीरियड चलेगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सेल प्राइस एक्सक्लूसिंग इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एट द डेट ऑफ सेल, और इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू ओवर द पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिबेट, सर इसको तो माइनस करते हैं, ये डिडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, तो इन्हें डिडक्ट किया जाता है इंटरमिनिंग द रेवेन्यू, इन्हें डिडक्ट करा जाता है इंटरमिनिंग द रेवेन्यू, इन्हें माइनस करते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी की कमीशन, हाँ एजेंट जो आया था घर पे पॉलिसी करा लो पॉलिसी करा लो, वो कब रेवेन्यू कर जब कमेंस हो रही है या रिन्यूअल डेट पे ऑफ द रिलेटेड पॉलिसी, तो रिकॉग्नाइज होगा ऑन द इफेक्टिव कमेंसमेंट और रिन्यूअल डेट ऑफ द रिलेटेड पॉलिसी। मैं इसलिए बार बार बेटा क्वेश्चन भी डाल दिया, करा तो दिया था ताकि थोड़ा सा तो रिवाइज होगा ना आपका मेरे साथ और दोबारा बोल के। फिर एडवर्टाइजिंग कमीशन, सर जब एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, जब सर्विस कंप्लीट होगी, और वो कब होगी बेटा आपके पास में, जब एडवर्टीजमेंट वगैरह अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, जब आपके पास वो अपीयर बिफोर द पब्लिक, मतलब जिस काम के आपने पैसे लिए जब वो काम पूरे कर दोगे तब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। तो सिंपल सा आपके पॉइंट से, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। लास्ट पॉइंट है ये हमारे स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है ना। फिर उसके अलावा कुछ जनरल से पॉइंट बताने बस आपको। तो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है, ये होता है हमने आज ही किसी को सेल कर दिए गुड्स और उसे आज ही दोबारा खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, आज किसी को सेल करो और आज ही दोबारा खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, तो हमें स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक बड़ा स्पेशल केस है, उसका पूरा कारण बताऊंगा अभी क्वेश्चन के साथ ही सीधा। कहता है अगर हमने आज ही कॉन्करेंटली, मतलब आज ही एग्री कर लिया कि हम तुमसे वापस खरीदेंगे गुड्स एक लेटर डेट पे, तो ये एक अपने आप में फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। कहते हैं कि फाइनेंसिंग इट इज एज गुड एज, जो आपने उसे दिए ना गुड्स, उसके बदले जो पैसे है वो एक प्रकार का लोन लेना है, लोन लेना वो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। तो जो पैसा मिला वो रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, वो एक प्रकार का फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, वो एक प्रकार का लोन है, एडवांस है, वो रेवेन्यू नहीं, वो सेल में नहीं लेके जाओगे। सर कारण अभी बताता हूँ, लो मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूँ बेटा, ये वाला मेरे साथ देखो, आरटीपी का क्वेश्चन है, उसी से पॉइंट क्लियर कर दूंगा मैं आपको। देखो वो कहते हैं मिथ्या लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट एंटर किया सत्या लिमिटेड के साथ कि वो गुड्स बेच रहा है जिनकी कॉस्ट 8 लाख है, 20% प्रॉफिट ऐड करके, तो हम 8 लाख प्लस 20% ऐड करके दे रहे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 9.6 लाख हो गया। सेल ट्रांजैक्शन 1 फरवरी को हो रही है, इसी सेम डे पे सत्ता लिमिटेड ने एग्रीमेंट एक और एंटर करा मिथ्या के साथ टू रीसेल द सेम गुड्स एट 110.8 लाख ऑन 1 अगस्त, कि हम तुमसे गुड्स वापस खरीदेंगे 1 अगस्त को, मतलब कुछ महीने बाद जाकर 10.8 लाख पे, आज बेच रहा हूँ 9.6 पे, वापस मिलेगा 10.8 में। ट्रीटमेंट बताओ ट्रांजेक्शन की क्या होगी मिथ्या के केस में 31 मार्च को, तो बेटा उसने क्या अंग्रेजी बोल दी, प्लीज समझना। यहाँ पर मैं हमारा ये पीरियड है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे पास 1 फरवरी है और ये हमारे पास 1 अगस्त है। हम सेल कर रहे हैं कितने पे, 9.6 लाख पे, और मैं आज ही रीपरचेज करने का एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैं आपसे 6 महीने बाद जाके खरीदूंगा कितने पे, 10.8 लाख में, 10.8 लाख में। हमसे कह रहा है 31 मार्च वाले में क्या होगा, वो 31 मार्च के बाद की बात है। पहले बताओ जब मैंने उसे सेल करी, विल आई पास दी एंट्री, ध्यान सुनना, बैंक टू सेल, आज पैसे आगे बेच कर, और जब खरीदूंगा तो परचेज टू बैंक उस दिन पेमेंट करूंगा, क्या मैं ऐसे करूंगा? वो कहता नहीं, कहता है एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये एक प्रकार का लोन लेना हुआ, आप ना अपने स्टॉक को ऐसा सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हो किसी को और उससे लोन ले रहे हो, एक्चुअली में ये हो रहा है। देखो मैं नॉर्मली ऐसा हो सकता है आज किसी को बेच रहा हूँ और मुझे ही थोड़े टाइम बाद जरूरत पड़ जाए तो मैं उससे खरीद रहा हूँ, वो हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी रेयर केस में, वैसे बता रहा हूँ बिजनेस में हो सकता है, पर ये केस क्या है, जिस दिन बेचा उसी दिन खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। प्लीज समझो, जिस दिन आज दे रहा हूं उसी दिन कह रहा हूं तुमसे 6 महीने बाद वापस लूंगा ज्यादा प्राइस पे। तो ज्यादा प्राइस पे क्यों ले रहा हूं, वो कहता है जी ये एक प्रकार का जो है ना इंटरेस्ट है, आपने किसी लोन उठाया,
स्टॉक को गिरवी रख के, तो उसको 6 महीने बाद जब पैसे वापस करोगे तो आपके पास में अपना स्टॉक अपना वापस ले लोगे उससे, तो वो आप उसको ब्याज भी तो दोगे ना 6 महीने का। तो वो कहता है ये एक्चुअली में बाकी जो डिफरेंस है ना वो इंटरेस्ट ही है। तो जो ये डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस एक प्रकार का इंटरेस्ट है, विच इज कितने का, 10.8 माइनस 9.6, 1.2 लाख। और ये किस में रिकॉर्ड हो जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जैसे कि 2 महीने इस साल में फॉल कर रहे हैं, 4 महीने अगले साल में फॉल कर रहे हैं, तो इस साल में कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, 1.2 लाख इंटू 2/6। भाई हर महीने का बन जाएगा ना, तो 2 महीने इस साल में तो 40,000, और अगले साल में कितना हो जाएगा 80,000। तो इट इज एज गुड एज टेकिंग अ लोन। तो उसने सिंपल बोला अगर सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है, मतलब आज ही किसी को बेचो और आज ही वापस खरीदने के अपने पास में एग्रीमेंट कर लिया, तो उस केस में वो रेवेन्यू नहीं है जो पैसे आ रहे हैं, इट इज अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट नॉट अ सेल। इट इज अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट नॉट अ सेल। तो कहते हैं ट्रांजेक्शन जो हो रही है 1 फरवरी को वो फाइनेंसिंग होगी रादर देन सेल। रिजल्टिंग कैश फ्लो ऑफ 9.6 लाख जो है इट कैनॉट बी कंसिडर्ड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। तो अब एंट्री क्या डालोगे, जैसे बैंक टू एडवांस फ्रॉम सत्य, एडवांस बोल दो या लोन बोल दो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 9.6 क्योंकि 2 महीने बाद साल खत्म करना है तो किताबें सही करनी है, तो हम क्या कर देंगे, फाइनेंसिंग चार्जेस या इंटरेस्ट टू सत्या लिमिटेड जो लोन है 40,000 जो निकाला था हमने, ठीक है ना। और वो खर्चा कहाँ चला जाएगा, पीएल में। फाइनेंसिंग चार्जेस मतलब जो इंटरेस्ट है जो 2 महीने का आ रहा है। यही सेम एंट्री आप अगले 4 महीने की डालोगे, 4 महीने बाद डालोगे, तो वो टोटल अमाउंट 9.6 प्लस 40 प्लस वो करके पूरा हो जाएगा 10.8, आप पे कर दोगे लोन को, आप लोन को पे कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आ जाएगा। तो बैलेंस जो आ रहा है वो एक तरीके का एडवांस के तौर पे दिख रहा होगा, लोन के दिख रहा होगा लायबिलिटी साइड पे, वो हमारी सेल नहीं है, दैट इज नॉट अ सेल। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, बस हमें स्टैंडर्ड ये कहता है दिस इज सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है ना। अगला एक और बेटा क्वेश्चन जिसमें पॉइंटर्स है, कुछ पॉइंटर्स वाला ही क्वेश्चन है। कहता है इंडिकेट करो हर केस में क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना आपके पास किया जाएगा, मतलब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, और आपके पास कब होगा। रेट डिस्काउंट वॉल्यूम रिबेट सर इससे तो डिडक्ट किया जाता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है, डिडक्ट किया जाता है रेवेन्यू में, ठीक है ना। जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाते हैं अदर फॉर रीसेल, सर डिस्ट्रीब्यूटर वाला आपने सिखाया था। अच्छा, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड चले जाएंगे, तो अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है तो अभी चला गया रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो सेल रिकॉर्ड कर लो, बट अगर वो इन सब्सटेंस एजेंट है तो कंसाइनमेंट मॉडल लग जाएगा। तो रेवेन्यू कैन जनरली बी रिकॉग्नाइज अगर रिस्क ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, हाउएवर कुछ सिचुएशन में वो मेरा एजेंट हो सकता है, तो वो क्या बन जाएगा, कंसाइनमेंट सेल, जब वो आगे बेचेगा, ठीक है ना। फिर अगला, जब सेलर, ये अभी सिखा है, कॉन्करेंटली एग्रीज टू रीपरचेज द सेम गुड्स एट अ लेटर डेट, अगर जो आज गुड्स बेचा अगर उसे वापस खरीदने का एग्रीमेंट आज ही कर रहे, कुछ दिनों बाद जब खरीदेंगे, कॉन्करेंटली मतलब आज ही साथ के साथ रीपरचेज करेंगे, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। रिजल्टिंग कैश फ्लो इज नॉट रेवेन्यू एंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, वो रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू नहीं है, ठीक है ना। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन अभी बताया था सर, जब पॉलिसी कमेंस होगी या फिर रिन्यूअल डेट ऑफ द पॉलिसी। और एक लास्ट है, 11 मार्च को क्लोज वर्थ 50,000 बेचे गए थे एक्समार्ट को, बट ड्यू टू रीफर्बिशिंग ऑफ देयर शोरूम बिंग अंडरवे, उनकी रिक्वेस्ट पे डिलीवर कब करे, 12 अप्रैल को। मतलब उनका शोरूम वगैरह वो अपना रिपेयर वगैरह करा लेना, तो हमने तो बेच दिया 11 मार्च को, पर उसने बोला नहीं नहीं यार मेरा भी रिपेयर वगैरह काम चल रहा है, 1 महीने बाद जाके एक्चुअली में डिलीवरी करी, तो ये क्या है, डिलीवरी डिलेड एट बाय रिक्वेस्ट। तो हम रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकायदा गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच है, एवरी एक्सपेक्टेशन डिलीवरी हो जाएगी, टाइटल वगैरह सब जा चुका है, टाइटल वगैरह सब जा चुका है। इफ एक्समार्ट टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट बिलिंग 11 मार्च को, तो सेल कंप्लीट हो गई है, सारे रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, तो रेवेन्यू इसी साल रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज एवरी एक्सपेक्टेशन की डिलीवरी होगी और आइटम रेडी फॉर डिस्पैच, आइटम रेडी फॉर डिस्पैच है, तो आपके पास रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, मैंने ना आप लोगों के लिए एक काम और किया बेटा, मैंने जितनी बातें बता रहे हैं वो मैंने ना यहाँ पे ना आपके लिए चार्ट में भी बना दिया, आपको और जल्दी रिवाइज हो जाएगा बिल्कुल। वैसे नोट्स का भी था, चार्ट भी बनाया हुआ आपके पास, ठीक है ना। मैं चार्ट भी आपके पास नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सारे पॉइंट लिखे हुए, पहले डेफिनेशन है, क्या क्या डिडक्शन है, गुड सर्विसेज अदर, कॉमन कंडीशन, अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट, ये आपके छोटे छोटे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं। इसमें ना बस मेरे को इसलिए करा, मैंने लास्ट में जाकर ना 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाले हुए, यहाँ तक के तो सारे आपके पास मैंने कवर करा दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ लास्ट के 2-3 एक्स्ट्रा है। एक बेटा कई बार सेल ना एक शोरूम होती है, एक शोरूम का मतलब होता है कि जैसे ही शोरूम से बाहर निकले, भाई आपकी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है। हाँ, मैं आपको ऑटो रिक्शा कुछ करा के दे देता हूँ, गाड़ी गुड़ी, बट आपकी जिम्मेवारी है। तो उस केस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जैसे गुड शोरूम से बाहर निकले। कई बार क्या होता है एक्स फैक्ट्री, तो उस केस में क्या, जैसी फैक्ट्री से लीव हुए वैसे ही आपका जैसी फैक्ट्री डिस्पैच हो। हाँ, कई बार होती है हम तुम्हारे को पहुंचा के देंगे,
तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा, जब आपके पास कस्टमर पहुंचेगा। कई बार होती है एक्स फैक्ट्री एक्स शोरूम, तो जैसे ही शोरूम से बाहर निकला, जैसे फैक्ट्री से डिस्पैच हो, तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट सेल्स में दो प्रकार से होती है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, विदेश बेच रहे हो, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, दैट इज कि हमने गुड जैसे ही बेटा शिपिंग कंपनी को दिए, हमने वहां जाके इंडिया में जाके पोर्ट पे शिपिंग कंपनी को दिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि रस्ते का रेट इंश्योरेंस तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो होती है एफओबी फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि आपके जो भी अब रस्ते की इंश्योरेंस है, जो भी रस्ते का फ्रेट है, वो आपकी खुद की जिम्मेवारी है। मैं अपना रेवेन्यू, मेरा यहीं तक की जिम्मेवारी शिपिंग कंपनी को देना। अब वो आपने अपने पास में मंगाने, आप रस्ते का फ्रेट इंश्योरेंस देंगे। बट एक होती है सीआईएफ, दैट इज फुल फॉर्म होती है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इस केस में क्या होता है, मैं आपको पहुंचा के दूंगा आपकी जगह तक, तो रस्ते की इंश्योरेंस फ्रेट ऑब्वियसली मैं आपसे सेल प्राइस उतना एक्स्ट्रा लूंगा, पर वो मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी, मैं बियर करूंगा इंश्योरेंस रेट का खर्चा रस्ते का। तो वो कब रेवेन्यू कर करेंगे, जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन कंट्री में, और उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं वहां पे फाइल हो जाएंगे कि यस आपके पास वहां डिलीवर हो गए, कि वहां पहुंच चुके हैं, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, द पॉइंट ऑफ टाइम जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, अब वो डिपेंड करता है ना एग्रीमेंट पे, कैसा है कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ मेरे यहाँ से पहुंचाने तक है या तुम्हारे तक पहुंचाने के, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। इवन इन द प्रैक्टिकल वर्ड जब आप जाएंगे, तो इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, आप कैसे हो रहा है, तो रेवेन्यू उसी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा कि जब एक्चुअली में सेलर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर कर रहा है, तब रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात आ रही है। बाकायदा बाकी कंडीशन भी पूरी हो रही है, ठीक है ना, कंसिडरेशन का पता है, कलेक्शन में डाउट नहीं है, वो सारी बातें, ठीक है ना। यहाँ तक में बेटा आपके पास में पूरे का पूरा स्टैंडर्ड बेटा बढ़िया तरीके से आपका हो जाता है रिवाइज। दैट इज एएस नंबर 9 फॉर यू। एंड मैंने देखिए अपनी तरफ से कोशिश करी है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करा है, ठीक है ना। हर प्रकार के क्वेश्चन कराए, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन भी आपको इस रिवीजन में मैंने करा दिए, जिससे आपका पूरे का पूरा जो ये वाला एएस था ना, एएस 9 बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाता है, अगर आप लोगों ने मेरी सारी की सारी बातों को ध्यान से सुना है, ध्यान से सुना है। देखिए, ठीक है ना। चलिए लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आगे, बाय बाय, टेक केयर।